रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर देता हूँ मैं। और आ जाते हैं हम सभी SM2 का कंबाइंड डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस से रिलेटेड क्वेश्चन। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कितने बन रहे हैं वो सभी देख लेते हैं, और इससे आपको आइडिया भी मिल जाएगा कि इस तरीके से रिलेटेड इस चैप्टर से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो सभी को ये क्वेश्चन शो हो रहा होगा। तो ये क्वेश्चन में बोला है कि इफ लोड इज एक्टिंग ऑन द लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस ऑफ ए कॉलम इट इज कॉल्ड। तो मैंने ये चैप्टर को भी एक्सप्लेन किया था, आप लोगों ने यूट्यूब पे भी देखा होगा कि अगर उसके लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस पे कि जो कॉलम का लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस है उसके ऊपर लोड होता है तो उसको एक्सियल लोड बोला जाता है। ये चीजें मैंने ऑलरेडी आपको बता के भी रखा है, आपको उसके बारे में आइडिया है कि उसको बोला जाता है क्या, एक्सियल लोड बोला जाता है। जिस प्रकार से अगर मैं बताऊं कि इस तरीके का अगर कॉलम है और उसका एक्सिस अगर ये है, इसका एक्सिस, और इसी के ऊपर ये लोड अप्लाई हो रहा है तो इसको एक्सियल लोड बोला जाता है। और इससे हट के कुछ डिस्टेंस पे अगर लोड अप्लाई होता है तो इसको इसेंट्रिक लोड बोला जाता है। इसको इसेंट्रिक लोड, इसको एक्सियल लोड। ठीक है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको इसेंट्रिसिटी बोली जाती है। तो इससे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप देखते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, इफ लोड इज, हाँ बोलो, समझ में आया क्या? ओके ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कोई डाउट होता है तभी आप पूछे। ओके, तो इफ लोड इज एक्टिंग अवे फ्रॉम द लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस ऑफ ए कॉलम, तो देखिए यहाँ पर आ गया कि अगर उससे कोई कुछ दूरी पर लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस के अलावा किसी और जगह पर कॉलम पर अगर लोड अप्लाई होता है तो उस लोड को क्या बोला जाता है, इसेंट्रिक लोड बोला जाता है। इसेंट्रिक लोड, ठीक है। ये चीजें आप सभी को सर ने भी पढ़ाया तो आप सभी को आइडिया है, इसमें मुझे ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। जहां जरूरत होगी वहां पे एक्सप्लेन करके बताएंगे। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस ऑफ कॉलम एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ए लोड, ये भी अभी मैंने बताया, उसको बोला जाता है इसेंट्रिसिटी बोला जाता है। ठीक है, जो अप्लाइड लोड है उसका और लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस है उसके बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को बोला जाता है इसेंट्रिसिटी। ठीक है, अभी अभी मैंने बताया भी, इस तरीके का अगर कॉलम है, ये कॉलम है और ये उसका लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस है। ठीक है, और लोड अप्लाई हुआ है यहाँ पर, लोड अप्लाई हुआ है तो इसके बीच का ये डिस्टेंस है ना, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इसी को बोला जाता है इसेंट्रिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इन द कॉलम एक्सियल लोड प्रोड्यूस, एक्सियल लोड होगा अगर तो उससे सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट स्ट्रेस। याद रख लेना कि एक्सियल लोड से सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है, और इसेंट्रिक लोड से दोनों होता है, डायरेक्ट स्ट्रेस भी होता है और बेंडिंग स्ट्रेस भी होता है। तो आगे वो क्वेश्चन भी मे भी पॉसिबिलिटी है आने की। ठीक है, तो अगर ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं तो आप आराम से जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, देखिए आ भी गया, इसेंट्रिक लोड, अगर इसेंट्रिक लोड से कॉलम में क्या प्रोड्यूस होगा, तो बोथ होगा, डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस दोनों होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं, व्हेन कॉलम इज सब्जेक्टेड टू इसेंट्रिक लोड द एज ऑफ कॉलम टुवर्ड्स द इसेंट्रिसिटी विल बी सब्जेक्टेड टू डैश एंड द अपोजिट एज विल बी सब्जेक्टेड टू डैश, क्या होंगे? ठीक है, तो क्या होंगे यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। एक तरफ क्या होगा, मैक्सिमम स्ट्रेस होगा एक एज की तरफ, और उसके दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, मिनिमम स्ट्रेस होगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा कि व्हेन कॉलम इज सब्जेक्टेड टू इसेंट्रिक लोड, इसेंट्रिक लोड के कारण दोनों आते हैं, बेंडिंग स्ट्रेस, डायरेक्ट स्ट्रेस भी आता है, बेंडिंग स्ट्रेस भी आता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान में रखेंगे ना, मैंने ये चीजें भी एक्सप्लेन करके बताया था कि मैक्सिमम स्ट्रेस क्या होता है, डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस का सम, एडिशन होता है, और इनका डिफरेंस जो होता है, डायरेक्ट स्ट्रेस माइनस बेंडिंग स्ट्रेस जो होता है वो मिनिमम स्ट्रेस निकलता है। ठीक है, तो एक एज पर आपका मैक्सिमम स्ट्रेस होगा, एक एज पे मिनिमम स्ट्रेस होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर दोनों ऑप्शन दिया था, अब इससे कैटेगराइज कैसे कर लोगे, देखो आपका ऑप्शन डी तो राइट है, पहले मैक्सिमम बोला है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, बोला है ना कि व्हेन कॉलम इज सब्जेक्टेड टू इसेंट्रिक लोड द एज ऑफ कॉलम टुवर्ड्स द इसेंट्रिक, ध्यान से तुम्हारा, जो एज इसेंट्रिसिटी की जो एज जो उसका कॉलम का इसेंट्रिसिटी है उसकी तरफ है, तो वहां पर क्या होगा, मैक्सिमम स्ट्रेस होगा, और जिस एज की तरफ, मतलब जिस एज उसके अपोजिट वाला जो एज होगा वहां पे मिनिमम होगा। ये चीजें याद रख लेना। नेक्स्ट, मैक्सिमम स्ट्रेस की बात किया तो मैक्सिमम स्ट्रेस में क्या होता है, अभी मैंने बताया एडिशन होता है, डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस का एडिशन, तो इसमें कौन सा एडिशन हो रहा है,
पहले में मल्टीप्लीकेशन है तो नहीं होगा, सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, एडिशन ये है, सी वाला ऑप्शन राइट है, सी इज द एडिशन। और जहां मिनिमम की बात करें तो वहां पे सब्ट्रैक्शन होता है, डायरेक्ट माइनस बेंडिंग। आप भी यहाँ देख सकते हैं मिनिमम स्ट्रेस, तो यहाँ पे माइनस वाला कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, तो बी इज द राइट आंसर, डायरेक्ट स्ट्रेस माइनस बेंडिंग स्ट्रेस। थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना कि हो सकता है कि आपके जो एग्जाम में पूछे तो फ्लक्चुएट कर सकता है, बेंडिंग को पहले रख देगा, डायरेक्ट को बाद में रख देगा, तो वो गलत हो जाएगा, देख लेना ध्यान से। बेंडिंग स्ट्रेस पहले नहीं है, पहले डायरेक्ट स्ट्रेस है मिनिमम के लिए, मैक्सिमम के लिए आगे रखे या पीछे रखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस रहता है ना मैक्सिमम में, तो मिनिमम में ध्यान रखना होता है कि डायरेक्ट स्ट्रेस माइनस बेंडिंग स्ट्रेस होता है, ये चीजें ध्यान में रखना है आप सभी को, सभी ध्यान में रखेंगे ना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन मैक्सिमम स्ट्रेस, देखो रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए मैक्सिमम जो स्ट्रेस होता है वो प्लस में होता है, और ये भी डेरिवेशन भी करके मैंने बताया है, वो होता है P अपन A। एक्चुअली इसको ये डायरेक्ट स्ट्रेस है, और प्लस ये सॉरी एक मिनट, ये होता है एम अपन जेड। एम अपन जेड को हम जब कैटेगराइज करते हैं ना, तो ये आता है P6P ई अपन ए इंटू बी, ठीक है, ये आता है, इसमें पी अपन ए कॉमन कर लेते हैं, तो वन ब्रैकेट में 1 + 6 ई अपन बी आ जाता है, ठीक है। इसका डेरिवेशन मैंने किया है, वो चीजें भी मैं मतलब देखता हूँ, तो वो अगर शायद वीडियो अगर लॉन्च नहीं हुआ होगा तो लॉन्च कर दूंगा, ठीक है। तो वो चीजें भी आपको समझ में आ जाएगा, हालांकि आपको आपके जो सर है वो भी एक्सप्लेन किए होंगे, जो सब्जेक्ट के सर है। नेक्स्ट देख सकते हैं, फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन मिनिमम स्ट्रेस, तो मिनिमम स्ट्रेस में सिर्फ और सिर्फ वहां पर माइनस रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा, माइनस रहेगा, 1 - 6 अपन बी, तो डी ऑप्शन है, ठीक है। ये चीजें याद रखेंगे, मिनिमम में क्या होता है, डायरेक्ट माइनस बेंडिंग स्ट्रेस होता है। नेक्स्ट देख सकते हैं, इफ एम इज बेंडिंग मोमेंट, देखो एम बेंडिंग मोमेंट की बात कर रहा है, और सिग्मा बी बेंडिंग स्ट्रेस है, और जेड क्या है, सेक्शन मॉडुलस है, तो रिलेशन बिटवीन आपको पता है कि सिग्मा बी इक्वल टू एम अपन जेड होता है, पता है, तो एम अपन जेड सिग्मा बी कौन सा है, तो ये वाला है ऑप्शन, ठीक है। ये रिलेशन होता है सिग्मा बी का, और अगर डायरेक्ट का बोलता है तो पी अपन ए होता है, ये देख लेना, डायरेक्ट का भी पूछेगा ही शायद। यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरीके का क्वेश्चन है, द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ ए लोड फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए कॉलम सच दैट इफ लोड एक्ट्स विद इन दिस डिस्टेंस देर इज नो टेंशन इन द कॉलम, अगर उसके अंदर में ही होगा तो कोर वाला एरिया जो होगा, लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी आ जाएगा, लिमिट ऑफ कोर वाला या कनल वाला जो पार्ट होता है उसके अंडर में अगर लोड लगेगा ना, उसके अंडर में अगर लोड लगेगा, वो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है सेंटर से, कोर वाला जो पार्ट होता है वो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, उसके अंडर में या उसके एज पर अगर लोड अप्लाई होगा तो नो टेंशन कंडीशन आएगा, तो वो होता है लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी। लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी का मतलब होता है ई मैक्स, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई की, इसेंट्रिसिटी की मैक्सिमम वैल्यू, उसके अंडर में कहीं पे भी लोड लगेगा ना, तो आपका कंप्रेसिव ही नेचर बताएगा, टेंशन नेचर नहीं बताएगा, तो यही नो टेंशन कंडीशन बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, द मैक्सिमम डिस्टेंस, अच्छा वो क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन बता दिया, ओके ओके। नेक्स्ट 30 नंबर का, व्हेन लोड इज एक्टिंग विद इन ई लिमिट, देखो ध्यान से सुनो, विद इन बोला है, विद इन बोले ई लिमिट के अंदर ही लोड होता है, तो सिग्मा मिनिमम की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और वो कंप्रेसिव नेचर बताएगा, जब पॉजिटिव आती है तो कंप्रेसिव नेचर बताएगा, और निगेटिव आएगा जब विद इन ई लिमिट है तो वो क्या बताएगा, कंप्रेशन ही बताएगा, कंप्रेसिव ही बताएगा। अगर विद इन न होके उससे बाहर है, ई लिमिट के बाहर अगर लोड अप्लाई हो रहा है तो हमारा टेंशन आएगा, टेंसाइल आएगा, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। 40 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, व्हेन लोड इज एक्टिंग एट द पॉइंट ऑफ ई लिमिट, ई लिमिट पे ही अगर अगर लोड हो रहा है तो सिग्मा मिनिमम की वैल्यू 0 होगी, ये ध्यान रखना। ई लिमिट जो होता है ना, उसकी जो बाउंड्री है, जैसे ये रेक्टेंगुलर सेक्शन है, ये रेक्टेंगुलर सेक्शन है, और इसका जो ई लिमिट है ये आया है, ये इतना पार्ट है, तो इसकी कोई भी ये बाउंड्री जो है, इस बाउंड्री पे कहीं पर भी अगर अप्लाई होगा, जैसे कि मैं अलग कलर ले लेता हूँ, ये वाला, ये उसकी बाउंड्री है, ठीक है, ये लास्ट उसका बाउंड्री है, इस बाउंड्री पे अगर कहीं पे भी लोड लग रहा है तो
ई सिग्मा मिनिमम की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ये याद कर लेना, 0 होगा। मतलब उसकी जो बाउंड्री है वहां पर, कोर का बाउंड्री बोल सकते हो, कोर या कनल जो होता है वो उस पार्ट का बाउंड्री जो होती है उस पर अगर कहीं पे भी लोड अप्लाई हो रहा है तो टेंसाइल नहीं बताएगा, कंप्रेशन मतलब उस कंप्रेशन नेचर में ही रहेगा, लेकिन सिग्मा मिनिमम की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। मतलब ना तो टेंशन होगा ना तो कंप्रेशन होगा, ये चीजें देख सकते हो उस एज पे, उस एज की तरफ। जैसे मान लो कि यहाँ पर लोड अप्लाई हुआ, यहाँ लोड अप्लाई हुआ, तो इस तरफ अगर अप्लाई हुआ है तो आप यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो पोर्शन होगा ना, ये वाला जो पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला एज, तो यहाँ पे अगर लोड अप्लाई हो रहा है तो बेंडिंग जो स्ट्रेस आएगा वो देख रहे हो, बेंडिंग स्ट्रेस जो भी आएगा, ठीक है, और जो डायरेक्ट स्ट्रेस आएगा दोनों सेम ही आएंगे, इसलिए उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 आ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। व्हेन लोड इज एक्टिंग बियॉन्ड ई लिमिट, बियॉन्ड मतलब ई लिमिट से बाहर है, ठीक है, ई लिमिट से बाहर है, बियॉन्ड है, ठीक है, जब बियॉन्ड होता है ई लिमिट के तब होगा टेंसाइल, और उसकी वैल्यू जो होगी ना, सिग्मा मिनिमम की वैल्यू की अगर बात करूं तो वो होगा निगेटिव वैल्यू आएगी, निगेटिव वैल्यू आएगी, और निगेटिव वैल्यू टेंसाइल बताता है, ठीक है, टेंसाइल। और जिस तरफ निगेटिव होगा ना, जब आप बनाओगे ना तो इस तरीके का उसका डायग्राम बनेगा, इस तरीके का, ये टेंशन बताएगा, ये कंप्रेशन बताएगा, ये चीजें ध्यान में रखेंगे। उसका डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बोला था। फॉर नो टेंशन इन कॉलम, नो टेंशन इन कॉलम के लिए कंडीशन मैंने ऑलरेडी आप लोग को डिस्क्राइब करके, जो डेरिवेशन है नो टेंशन कंडीशन का वो भी डिराइव करके बताया था कि ई की वैल्यू इससे या तो कम होनी चाहिए या तो इसके बराबर होनी चाहिए। अच्छा, तो ये तो सही है, लेकिन डी ऑप्शन बोला है तो इसका मतलब सिग्मा 0 की वैल्यू जो है, ये देखो, डायरेक्ट स्ट्रेस वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, बड़ी भी होनी चाहिए, और ये ग्रेट इक्वल भी होना चाहिए था। एक्चुअली नो टेंशन कंडीशन तो आएगा ही, उसमें भी आएगा, बड़ी भी, इक्वल भी डाल सकते हैं, और सिर्फ बड़ी भी डालोगे तो भी चलेगा। और ये वाला जो ए वाला है इसमें बोला है लोड मस्ट एक्ट विद इन ई लिमिट, सही बात है, अगर ई लिमिट के अंदर लोड हो रहा है या तो डायरेक्ट स्ट्रेस की वैल्यू ज्यादा हो रही है तभी भी पॉजिटिव आएगा, और ये भी कंडीशन, मतलब ये तीनों राइट है, तो इसीलिए डी ऑप्शन राइट है कि एनी वन ऑफ द एबो, मतलब कोई भी इसमें ऊपर का हो सकता है, कोई भी ऊपर के जितने भी दिए हो कोई भी हो सकता है, तीनों हो सकते हैं, तीनों नो टेंशन के लिए, कॉलम में नो टेंशन कंडीशन के लिए तीनों हो सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं 70 नंबर का क्वेश्चन, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे लिखा हुआ है, द सेंट्रल पार्ट इन द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉलम ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ ई लिमिट सच दैट ई लोड एक्ट विद इन दिस पार्ट देयर विल बी नो टेंशन इंड्यूस इन द कॉलम, दिस सेंट्रल पार्ट इज नोन एज ए कोर भी बोलते हैं और कनल भी बोलते हैं, कोर भी बोलते हैं, कनल भी बोलते हैं, तो ए वाला भी है, सी वाला भी है, और दोनों को बताने वाला डी है, तो डी इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा है ना सभी को, तो डी राइट होगा, ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर नो टेंशन कंडीशन इन द बेस ऑफ ए शॉर्ट कॉलम, शॉर्ट कॉलम है उसके बेस पे नो टेंशन कंडीशन ऑफ ए रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, द लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी क्या होगी, तो लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी आपको ऑलरेडी रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए तो निकाल के बताया गया है कि या तो d/6 या तो b/6 होगा, हर पार्ट का मैंने निकाल के बताया है, हर पार्ट का, या तो d/6, जैसे ये रेक्टेंगुलर सेक्शन है, ठीक है, ये आपका ये इस तरीके का तो होता है ये, ठीक है, तो ये अगर पूरा b है तो ये वाला पार्ट क्या होगा, ये वाला पार्ट यहाँ से ये वाला पार्ट होगा d/6, और ये वाला पार्ट भी d/6 होगा, वैसे इधर b/6 और ये b/6, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, तो d/6 या b/6, वही अगर सर्कुलर का पूछ लेगा, यहाँ तो रेक्टेंगुलर का पूछा है, तो सर्कुलर का भी याद रखने का, फिर सर्कुलर और ये रेक्टेंगुलर, फिर हॉलो का पूछेगा, हॉलो रेक्टेंगुलर है या हॉलो सर्कुलर है, तो ये सब चीजों पे का वीडियो भी सेपरेट मैंने बनाया है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर भी देख लेना, आपको आइडिया मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो, ये किसके लिए बोला है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए बोला है, तो सर्कुलर के लिए d/8 होता है, डायमीटर डिवाइड बाई 8, इस तरीके का सर्कुलर है तो उसका इस तरीके का होता है, और ये वाला जो पार्ट होता है इतना डिस्टेंस,
ये होता है D/8 और दोनों के लिए दोनों तरफ डायमीटर ही है तो D/8 ही होगा। ठीक है, किसी भी तरह D/8 ही होगा सेंटर से उसके जो भी वो बाउंड्री है उस तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर नो टेंशन कंडीशन इन द बेस शॉर्ट कॉलम हॉलो, देखो हॉलो का भी आ गया और कैसा है ये हॉलो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है। तो हॉलो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए भी मैंने ऑलरेडी बता के रखा था कि ये वाला फॉर्मूला आएगा। सी इज द राइट आंसर, कैपिटल डी स्क्वायर प्लस स्मॉल डी स्क्वायर अपन 8D, ये आएगा हॉलो सर्कुलर सेक्शन के लिए। ठीक है, और ये सब कुछ किसके बेस पर डिराइव किए गए मालूम है? E इक्वल टू जेड अपन ए के बेस पे डिसाइड किए गए हैं, इसी के बेस पे ये सारी वैल्यू आई है। E इक्वल टू जेड अपन ए के बेस पर ही ये सारी वैल्यू आई है। सेक्शन मॉडुलस निकाल लो और एरिया निकाल लो और उसको वैल्यू को पुट कर दो इसमें, तो आपकी वैल्यू निकल आ जाएगी। हॉलो सर्कुलर सेक्शन फिर हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन का भी देख सकते हैं। फिर अब आ जाते हैं डैम वाले पार्ट में। ठीक है, डैम और रिटेनिंग वाले पार्ट में। तो डैम और रिटेनिंग वॉल में पहले ही हम स्टार्टिंग ही जब उसका करते हैं तो टोटल वेट ऑफ डैम निकालते हैं फॉर 1 मीटर लेंथ के लिए। तो 1 मीटर लेंथ के लिए ये उसका फॉर्मूला है और क्या फॉर्मूला होता है ये आपके रहा स्क्रीन पर, A+B। ए और बी क्या है आपका डैम, इस तरीके का होता है, इस तरीके का आपका डैम रहता है, इस तरीके का आपका डैम है। तो उसमें ए वाला क्या है, बी क्या है? तो ए टॉप विड्थ होता है, बी बॉटम विड्थ होता है, फिर ये उसकी हाइट होती है और ये रो इसकी डेंसिटी होती है। ये कंक्रीट का बना है ना, तो कंक्रीट की डेंसिटी की वैल्यू होती है। तो ये दिया होता है आपके न्यूमेरिकल पार्ट में और ये वैल्यू पुट कर लोगे, आप आसानी से इसकी वेट निकाल सकते हो, टोटल वेट ऑफ डैम। हालांकि ये जो फॉर्मूला लिखा है ना उसका स्ट्रक्चर ऐसे रहेगा, ट्रेपेजियम जैसा रहेगा, इस तरीके का एकदम एग्जैक्ट रहेगा, इस तरीके का। ये ए, ये बी और ये हाइट h, इस तरीके का रहेगा। ये वाले टाइप का रहेगा, ये वाले टाइप का नहीं रहेगा। ठीक है, इस तरीके का रहेगा। उसका ये टोटल वेट निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, याद रहेगा A+B+H/2। इससे क्या मिलता है आपको? मिलता है ये A+B/H/2। इससे आपको क्या मिलेगा? इससे आपका एरिया और 1 मीटर लेंथ है तो उसका मल्टीप्लीकेशन होगा तो वॉल्यूम मिलेगा, और वॉल्यूम इंटू डेंसिटी अगर करते हैं, ठीक है, एक्चुअली ये रो है डेंसिटी है तो उसके साथ मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो आपका मिल जाता है वेट। होता है ना मास अपन वॉल्यूम डेंसिटी का होता है, और ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसल, मास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल वाटर प्रेशर ऑन डैम फॉर 1 मीटर लेंथ। 1 मीटर लेंथ के लिए टोटल वाटर प्रेशर जो डैम पे होता है वो कितना होता है? WH² 2 होता है। ठीक है, WH² 2 होता है। तो ये चीजें याद रख लेना, कुछ चीजें याद रखनी होती है कि ये होता ही है। ठीक है, और ये सिचुएशन बेस के ऊपर फॉर्मूला है। ठीक है, कुछ चीजें अगर वैल्यू चेंज कर देता है तो उस बेस पे आप यहाँ पर भी वैल्यू चेंज करके बता सकते हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन बोला है टोटल वाटर प्रेशर एक्ट्स हॉरिजॉन्टली एट हाइट डैश फ्रॉम द बेस ऑफ द डैम। मतलब जो डैम का बेस है वहां से कितने हाइट पर टोटल वाटर प्रेशर एक्ट करेगा हॉरिजॉन्टली? तो वो जो एक्ट करता है वो H/3 पे। ठीक है, H/3 पे इसलिए एक्ट करता है क्योंकि एज अ सेंट्रॉइड H/3 पर अप्रोक्सीमेट लगता है तो वहां पर टोटल प्रेशर एक्ट होता है। ये चीजें देख सकते हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं फॉर द डैम इसेंट्रिसिटी। तो डैम के लिए जो इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट किया जाता है उसके लिए फॉर्मूला ये है। ये चीजें भी डिराइव करके आप फाइंड आउट कर सकते हो, सब कुछ डेरिवेशन के बेस पे है। आप अगर अच्छे से उसको बोलते हैं ना दिल लगा के अगर कर रहे हो ना तो सब कुछ याद रहता है। जिसमें दिल लग जाता है ना उसके लिए हम पागल हो जाते हैं कि कैसे भी करके उसका जवाब हम लेकर आए। इसीलिए कि कोई चीज भी आपका फेवरेट कब हो सकता है? जब उससे उस चीजों से आप प्यार करने लग जाओगे, जब उस चीजों में आपका लगाव बढ़ जाएगा ना तो आपका लाइफ का वो फेवरेट पार्ट हो जाएगा।
वो लाइफ का आपका, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हो तो सिविल इंजीनियरिंग आपके लिए बेस्ट कब हो सकता है, जब आप उससे प्यार करने लग जाओगे, उसके हर एक चीजों में इंटरेस्ट दिखाने लग जाओगे। एक्चुअली ये ऐसा क्यों होता है, क्यों इस प्रकार से होता है, जब ये चीजें आपके अंदर आएगी ना, तो ऑटोमेटिक आपके आप में वो झलक होगा कि यू आर शोइंग, या आप परफॉर्म कर रहे हो सिविल इंजीनियर को, ठीक है। आपके अंदर वो झलक उठेगी कि यू आर सिविल इंजीनियर। इस तरीके का कब आता है, जब हम खुद उसमें घुस जाते हैं, एकदम मतलब अंदर तक उसमें समझने की ट्राई करने लग जाते हैं, तब वो आ पाता है हमारे अंदर। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर का क्वेश्चन, मैक्सिमम प्रेशर एट टो ऑफ द डैम। ये भी क्वेश्चन आ जाता है, मैक्सिमम प्रेशर एट टो, टो मतलब एकदम बेस का जो ये वाला पार्ट की बात बोल रहा हूँ, ये उसको टो बोला जाता है, ये वाला जो है ना उसको टो बोला जाता है। टो हम लोग का पैर का अंगूठा जो होता है ना उसको टो बोलते हैं, वैसे इसका पैर का अंगूठा ये है डैम का। तो इसका जो मैक्सिमम प्रेशर यहाँ पर होता है, मैक्सिमम प्रेशर जो होता है उसका फॉर्मूला ये है, ये W अपन बी इन ब्रैकेट 1 प्लस 6E अपन बी, ये फॉर्मूले से आप उसका मैक्सिमम प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम प्रेशर वहां से आप फाइंड आउट कर सकते हैं ये फॉर्मूले में अप्लाई करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, मिनिमम प्रेशर एट हील। अब हील किसको बोलते हैं, इसको बोला जाता है, ये वाला जो पार्ट है उसको हील बोला जाता है, ठीक है। तो इसका जो मिनिमम प्रेशर होता है, ठीक है, एट हील ऑफ द डैम, वो क्या होता है, तो ये माइनस वाला सेम वही है, बस वहां पे माइनस लग गया है, टॉप पे के लिए प्लस और यहाँ के लिए माइनस, ठीक है। W अपन बी 1 माइनस 6E अपन बी होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, टोटल अर्थ प्रेशर ऑन रिटेनिंग वॉल फॉर 1 मीटर लेंथ। 1 मीटर लेंथ का रिटेनिंग वॉल है तो उसका टोटल अर्थ प्रेशर क्या होता है। ये जो टोटल अर्थ प्रेशर है ना, इसमें भी दो टाइप का आता है, एक्टिव अर्थ प्रेशर एंड पैसिव अर्थ प्रेशर। तो एक्टिव अर्थ प्रेशर किसको बोला जाता है और पैसिव अर्थ प्रेशर किसको बोला जाता है, ये चीजें आप सॉइल में भी पढ़ोगे, सॉइल मैकेनिक्स है उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो अर्थ प्रेशर है, टोटल अर्थ प्रेशर रिटेनिंग वॉल पर, वो ये फॉर्मूला है, P इक्वल टू WH² अपन 12 इंटू 1 माइनस साइन अपन 1 प्लस साइन 5, ठीक है। ये टोटल अर्थ प्रेशर ऑन रिटेनिंग वॉल ऑफ 1 मीटर लेंथ के लिए है, ठीक है। फॉर्मूला याद रहेगा, WH² अपन 2 ऊपर 1 माइनस साइन 5 अपन 1 प्लस साइन 5, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, स्टेबिलिटी कंडीशन डैम के लिए या रिटेनिंग वॉल के लिए। स्टेबिलिटी मतलब स्टेबल रहे, उसके ऊपर जैसे मान लो ये डैम बना है, ठीक है, या रिटेनिंग वॉल बना है, तो अगर इस लेवल भी वाटर अगर आ जाता है ना, तो भी ये स्टेबल रहे, उसके लिए क्या कंडीशन हो सकती है, तो कंडीशन ये है कि इससे आने वाला जो मोमेंट है, उसको रजिस्ट करने वाला मोमेंट, वो डैम का जो वेट है उसके थ्रू ये रजिस्ट करने वाला होगा, और ये वाटर के प्रेशर के कारण एक मूवमेंट प्रोड्यूस होगा। तो ये दोनों की वैल्यू जब बराबर होगी, या तो ये वाला जो वैल्यू है रजिस्ट करने वाला ज्यादा हो, तभी ये स्टेबल रहेगा, ठीक है। तो स्टेबल रहने के लिए नो टेंशन एट द बेस, बेस में टेंशन नहीं रहना चाहिए, ठीक है। नो स्लाइडिंग, स्लाइडिंग नहीं रहना चाहिए, नो ओवर टर्निंग, ये तीनों न रहे, तब स्टेबिलिटी कंडीशन चाहे डैम के लिए हो चाहे रिटेनिंग वॉल को, ये तीनों फुलफिल होने चाहिए। ये तीनों को क्राइटेरिया को जो फुलफिल कर देता है, वही स्टेबिलिटी कंडीशन बताता है डैम के लिए चाहे रिटेनिंग वॉल के लिए। तो इसका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, नो टेंशन एट द बेस फॉर द रिटेनिंग वॉल और a dam, the value of E is less than, E की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो B/6 जितनी होनी चाहिए या उससे कम होना चाहिए, E की वैल्यू B/6 से कम हो, ठीक है, तो नो टेंशन एट बेस होगा रिटेनिंग वॉल या डैम के लिए। फॉर नो ओवरटर्निंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होगा, तो वो होगा ग्रेटर, फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होना चाहिए, ग्रेटर या इक्वल 1.55 से, ग्रेटर होना चाहिए, या तो ज्यादा होना चाहिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.55 से, या तो उसके बराबर हो 1.55 से, उससे कम नहीं होना चाहिए, कम होगा तो फिर बाद में ओवरटर्निंग हो सकती है, तो ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, नो स्लाइडिंग के लिए क्या कंडीशन है, तो नो स्लाइडिंग के लिए कंडीशन म्यू डब्ल्यू इक्वल ग्रेटर देन पी होना चाहिए प्रेशर,
म्यू डब्ल्यू ग्रेटर होना चाहिए प्रेशर से। ये चीजें भी आपको ध्यान रखना है। तो ये तीनों आपने देख लिए। फॉर उसके बाद आता है फॉर नो क्रॉसिंग एट द बेस इन द रिटेनिंग वॉल और डैम। डैम हो चाहे रिटेनिंग वॉल के बेस में क्रशिंग ना हो, उसके लिए क्या है, तो उसके लिए है सिग्मा मैक्सिमम की वैल्यू कम होनी चाहिए सिग्मा सी से। ठीक है, यहाँ सिग्मा सी लिखा हुआ है, मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बता रहा है, स्ट्रेस बता रहा होगा। ठीक है, तो उसमें सिग्मा मैक्सिमम की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए सिग्मा सी से। ये चीजें याद कर लेंगे, नो क्रशिंग। अभी आ गया कुछ न्यूमेरिकल रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है। तो ये क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करने के बाद ही आ सकता है। ठीक है, लेकिन सॉल्व कैसे होगा तो आपको मैं बता देता हूँ, आइडिया दे देता हूँ, उस बेसिस पे आप सॉल्व करके देख लेना। ठीक है, हो सकता है कि आप सॉल्व करो और वैल्यू कुछ और आए, और यहाँ पर ये न दिया हो, तो उसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू को ही आपने सिलेक्ट कर लेना है। रेक्टेंगुलर सेक्शन कॉलम की साइज दिया हुआ है, साइज इसलिए देता है कि आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लें, इसलिए ये साइज देता है। फिर बाद में बोला उसका इसेंट्रिक लोड दे दिया है, इसेंट्रिसिटी दे दिया है, एक्सिस बाइसेक्टिंग 300, जो 300 mm वाला साइड है उसी की तरफ ये लोड लग रहा है सेंटर से। ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम स्ट्रेस निकालना है। तो मैक्सिमम और मिनिमम स्ट्रेस निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको पता रहना चाहिए। देखो ये वाला फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, सिग्मा मैक्सिमम की वैल्यू P अपन ए 1+6E/B ये था। और सिग्मा मिनिमम की वैल्यू में क्या करना है, ये जो प्लस है ना वहां माइनस लगा देना है। देखिए P भी दिया है, एरिया आप निकाल लोगे 300 mm इंटू 400 mm से, और बी भी आपको दिया हुआ है और ई भी दिया हुआ है, सारी वैल्यू पुट करो, आपको ऑटोमेटिक फाइंड आउट हो जाएगा। यहाँ पर डी आंसर दिया है, आप चेक कर लेना कि डी की वैल्यू राइट है या नहीं है, ये वैल्यू इसमें पुट करके आप चेक कर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, ये भी उसी से रिलेटेड है। यहाँ पर भी इसेंट्रिक लोड दिया हुआ है और डायमीटर दिया हुआ 300 mm, इसेंट्रिक ऑफ 500 mm, 50 mm, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम स्ट्रेस इन सेक्शन। तो ये भी आपके जो भी फॉर्मूले है उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके और फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, वैल्यू पुट करके डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस दोनों को निकाल करके आप आराम से इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ई की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, फिर बाद में आपको आसानी से, ई की वैल्यू तो दिया ही है, इसेंट्रिसिटी 50 mm दिया हुआ है। तो इसके बेस पे एक और चीजें आप काम कर सकते हैं कि अगर सर्कुलर का आपको पता है कि सर्कुलर का जो डायमीटर है 300 mm है, तो उसका डिवाइड बाय 8 करके देखो, तो 8 करोगे तो कितना आ रहा है। अगर उसके अंडर में आ रहा है तो दोनों के दोनों जगह पे क्या होगा, कंप्रेसिव नेचर बताएगा। तो कंप्रेसिव नेचर में दोनों पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पर देखो, अच्छा सब में निगेटिव दिया है, इसका मतलब वो उससे बाहर ही है और वो नो टेंशन, मतलब टेंशन आ रहा है। ठीक है, टेंशन तो आ ही रहा है, तो फिर बाद में वो वाला काम नहीं आएगा, आपको डायरेक्ट सॉल्व ही करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आंसर बी आ रहा है, तो आप सॉल्व कर लेना, फिर बाद में आप चेक कर लेना। ठीक है, यहाँ पर तो आपको सॉल्व करके ही आंसर बताने पड़ेंगे। फिर बाद में यहाँ पर भी एक टाइप का क्वेश्चन आ गया है और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। आप सभी देख सकते हैं, कास्ट आयरन है, कॉलम हैविंग, डायमीटर ही दिया हुआ है, और जब डायमीटर दिया हुआ है तो उसके बेस पे ही हम मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ भी दिया हुआ है। फाइंड पॉसिबल इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी पूछा हुआ है, तो इसेंट्रिसिटी उसके बेस पे ई की वैल्यू पूछा है, ई की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेना। ठीक है, यहाँ पर तो ये वैल्यू दिया है 68.8, तो आप कैलकुलेट करके, और जो इसमें राइट हो सकता है यहाँ पर भी गलत हो, क्योंकि प्रीवियस वाले एक क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था कि कुछ मिस्टेक आए थे, आई थिंक मेरे ख्याल से स्लोप एंड डिफ्लेक्शन वाले में। तो हो सकता है कि मतलब टाइपिंग मिस्टेक हो, तो उसमें आपको घबराना नहीं है, आपने अपना सेंस यूज करना है, अपने सेंस के बेस पे आपको जवाब देना है। तो आज का सेशन यहीं पे ऐड करते हैं। आप सभी आप सभी को पता है कि इसमें कितने परसेंट आप देखते हैं, वो सब भी शो करता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।